हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी की बात करेंगे और हम इसमें इसके पार्ट 2 को लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी और कुछ अप्रोचेस के बारे में जो कि पर्सनैलिटी को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। यदि हम सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी एक यूनिक और स्टेबल कंसेप्ट है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये एक रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज है। यानी कि हमारे ऐसे ट्रेट्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे बिहेवियर को हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन में मोर और लेस उसमें सिमिलरिटी लेकर के आए, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस भी आए सिचुएशन और डिमांड के अकॉर्डिंग। ये क्या है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी जो टर्म आया ये आया लैटिन वर्ड पर्सोना से। देखिए, एक टर्म होता है पर्सोना जिसका अर्थ होता है मास्क। यानी कि रोमन थिएटर्स जब होते थे उसके अंदर एक्टर्स अपने फेशियल मेकअप को चेंज करने के लिए बार बार मेकअप ना चेंज करके बट वो मास्क चेंज करते थे और जिसको उन्होंने नाम दिया पर्सोना। इसी तरह हमारी पर्सनैलिटी भी एक तरीके से हमारे मास्क के रूप में काम करती है। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो पर्सनैलिटी के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब ये है जो हमारे जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, यानी कि हम दिखते कैसे हैं, हमारी बनावट कैसी शरीर की। लेकिन साथ ही साथ अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी की बात करें तो हमारे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, किस प्रकार से हम सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के साथ, वो हमारी एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यदि हम पर्सनैलिटी की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारी कुछ ऐसे कोर बिलीफ, कोर वैल्यूज या कोर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बचपन में जैसे थे वो आज भी वैसे से ही है। हो सकता है कि समय के साथ साथ उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी आई हो, चेंजेस आए हो, लेकिन बेसिक कोर हमारा मोर और लेस सेम ही होगा जैसा बचपन में था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं, पर्सनैलिटी एडेप्टेबिलिटी। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अडेप्ट करती है। हम एक अलग सिचुएशन में अलग प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं और एक अलग सिचुएशन में अलग तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं। यही है पर्सनैलिटी एडेप्टेबिलिटी। फिर यहाँ पर बात आती है अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी। हमारे पास 8 अप्रोचेस होंगी। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल 4 ही अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी ट्रेट अप्रोच की। और जब हम ट्रेट अप्रोच की बात करेंगे तो ये थ्योरीज होंगी जिसकी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप अप्रोच की। तो टाइप अप्रोच टू पर्सनैलिटी क्लासिफाइज इंडिविजुअल्स इनटू डिस्टिंक्ट एंड फिक्स्ड कैटेगरीज। कहने का मतलब ये है, टाइप अप्रोच के अंडर में हम लोगों को कुछ कैटेगरीज या कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम लोगों को कुछ ग्रुप्स में देखते हैं कि भाई अलग इंसान की का व्यवहार ऐसा है, दिखने में ऐसा है, तो फिर वो इस टाइप का होगा। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लें तो अ टाइप इज सिंपली अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स सेड टू शेयर अ कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो लोग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना टाइप थ्योरी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या एक बेसिक हम कहेंगे फीचर है। यहाँ सबसे पहले बात आती है हिपोक्रेट्स की। हिपोक्रेट्स जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, ये एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने 400 बीसी में पर्सनैलिटी को समझने के लिए अलग अलग टर्म्स दिए, लेकिन उन्होंने टेम्परामेंट टाइप्स के बेसिस पर पर्सनैलिटी के 4 पॉइंटर्स बताए हैं। यानी कि लोगों को 4 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहला है सैंग्विन, मेलनकोलिक, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक, SMPC, CP। तो पेपर में ध्यान रखना है तो SMPC और SMCP, whatever is easy for you। सैंग्विन का मतलब होता है चीयरफुल, विगरस, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि ऐसा व्यक्ति तो बड़ा चीयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है चीजों को लेकर के, लेकिन उसके साथ साथ एक उल्टा भी होता है मेलनकोलिक, जो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, पेसिमिस्टिक से रहता है, चीजों के प्रति बड़ा नेगेटिव से रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की चीजें उसके दिमाग में रहती हैं। फिर आता है कॉलरिक, हॉट टेम्पर्ड। मतलब कुछ लोग होते हैं बड़े ही गुस्से मिजाज वाले, बड़ी जल्दी वो मतलब उन्हें बोलते हैं तुनक मिजाज, बड़ी जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। फिर एक आता है फ्लेगमेटिक, स्लो मूविंग, काम, अनएक्साइटेबल। मतलब बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेबल नहीं होते हैं, इजीली चीजों को करने की कोशिश करते हैं, थोड़े स्लो मूविंग भी होते हैं। हो सकता है कि ये थोड़े से बोरिंग भी हो कि मतलब पता नहीं जल्दी जल्दी काम ही नहीं कर रहे हैं या अपनी स्पीड से चल रहे हैं। तो इस प्रकार के 4 लोगों के बारे में हिपोक्रेट्स ने बात की है। ये 4 लोग कौन कौन है? सैंग्विन, मेलनकोलिक, कॉलरिक एंड फ्लेगमेटिक। फिर इसके बाद में बात आती है एक इंडियन पर्सपेक्टिव की, जिसके बारे में बात करते हैं आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। उसमें त्रिदोष की 3 कैटेगरीज इन्होंने दी है। बेसिकली उन्होंने इसे कहा है प्रकृति, यानी बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन। और जब वो पर्सन के बेसिक नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 या त्रिदोष की बात उन्होंने की है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत, त्रिदोहा नहीं है, त्रिदोष है। ओके, सो वात, पित्त एंड कफ। वात मतलब कि एक ऐसी कैटेगरी या एक ऐसी प्रकृति जिसमें क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पतले लोग,
क्विक थिंकिंग, पतले का मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकली वो बड़े एक्टिव दिखने में होते हैं। इसके साथ-साथ वो क्रिएटिव भी होते हैं, साथ ही साथ वो क्विक थिंकर्स भी होते हैं। साथ ही अगर हम पित्त में जाएँ, तो पित्त में हमारी बॉडी का फायर एंड वाटर जो हमारे कंपोनेंट हैं, उससे मिलकर बना है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, वार्म एंड शार्प विटेड। इसके साथ ही साथ अगर हम कफ में देखें, तो कफ में काम, स्टेबल, मेमोरी भी स्ट्रांग होती है और वो लविंग भी होते हैं। हो सकता है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वात और पित्त से बिल्कुल अलग हो। लेकिन यहाँ पे बॉडी टाइप की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे शेल्डन की। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है जो कि अगेन इंडियन पर्सपेक्टिव है, त्रिगुणा टाइपोलॉजी। त्रिगुणा का मतलब है जिसमें 3 गुणों की बात करेंगे और इन गुणों के बेसिस पर हम लोगों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये है सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। इन्हें एंशिएंट टाइम में बोला जाता था सात्विक गुण, यानी कि जो सात्विक जो साधु लोग होते हैं उनके गुण होते हैं प्योरिटी, विजडम, हार्मनी, शांति से अपना काम करते हैं, बैलेंस बना करके रखते हैं। फिर आते हैं राजसिक गुण, यानी कि राजा जो होते थे वो कैसे होते थे, पैशनेट होते थे, इंटेलिजेंट होते थे, कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है पावर हमारे हाथ में हो, और कोशिश ये भी करते थे कि भाई सभी लोग जो है मेरे अंडर में रहें और मैं उन्हें लेकर के चलूं। इस तरीके से लीडर वाला माइंडसेट राजस गुण में आता है। साथ में आता है तमस गुण। तमस गुण यानी कि तामसिक गुण इन्हें बोलते थे, जो बड़े ही डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ, लेकिन प्रोक्रास्टिन वाले भी होते थे। इसके साथ साथ बड़े ही डिप्रेस्ड एक माइंडसेट जो आता है वो तमस गुण के अंडर में आता है। अगर हम इसकी टाइपोलॉजी की बात करें तो त्रिगुण टाइपोलॉजी का जो हमें ओरिजिन मिलता है वो इंडियन कॉन्सेप्ट जो सांख्य दर्शन है वहां से आता है। इसके साथ साथ भगवत गीता और मनवेद जैसे अलग अलग जो हमारे एंशियंट जो हमारे लिटरेचर्स हैं वहां से निकल कर ये आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है शेल्डन की। ये हैं विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इन्होंने कहा था कि भाई जो इंसानों की पर्सनैलिटी है उसे हम उनके बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी टाइप के बेसिस पर देख सकते हैं कि उनकी बॉडी दिखने में कैसी है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई इंसानों की जो हमारी पर्सनैलिटी है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, विच आर एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक दिखने में उनकी जो बिल्ड है वो थोड़ी सॉफ्ट, राउंड और हाई बॉडी फैट जैसी हो सकती है, लेकिन इनका जो टेम्परामेंट है दे आर वेरी रिलैक्स्ड और बड़े कंफर्ट रहते हैं, सोशेबल होते हैं, गुड ह्यूमर्ड होते हैं, लोगों के साथ बड़े इजीली वो सोशेबल हो जाते हैं। इसके साथ दिखाते हैं मिजोमॉर्फिक। मिजोमॉर्फिक आर वेरी मस्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, लेकिन इनकी जो अगर हम टेम्परामेंट देखें तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। फिर आते हैं मेरे जैसे लोग, यानी कि एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मतलब कि जो दिखने में बड़े पतले और फ्रेजाइल होंगे, हो सकता है लंबे भी हों, लेकिन इनका जो टेम्परामेंट होता है वो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। ये बात सही नहीं है, हो सकता है कि इसके अलावा भी चीजें हों, लेकिन दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव एंड एंशियस। तो ये है विलियम शेल्डन जिन्होंने विलियम शेल्डन जिन्होंने 3 टाइप की बॉडी टेम्परामेंट के बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो अगर आप क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है कार्ल यूंग की। इट इज नॉट जंग, इट इज कार्ल यूंग, जिन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी की बात की है। और एनालिटिकल साइकोलॉजी की बात करते समय इन्होंने लोगों को इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, इट इज नॉट वेरिएंट, इट इज वर्जन, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आगे चलते हैं। तो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये है कि भाई देखिए, इंट्रोवर्ट ऐसे लोग जो कि दे आर डायरेक्टेड इनवर्ड, दे एंजॉय सॉलिट्यूड, वो अकेले रह करके चीजों को सॉल्व करने की, समझने की और अपने नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अकेले रहें ताकि कंसंट्रेट कर पाए चीजों को सॉल्व करने की, समझने की। वहीं अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होते हैं दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, बड़े इजीली लोगों के साथ सोशलाइज कर पाते हैं, असर्टिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इसके साथ साथ ज्यादातर सोचने की कोशिश करते हैं और एनर्जाइज बाय इंटरेक्शन, जितना लोगों से मिलता है उतना ज्यादा उनको एनर्जी मिलती है। ये है कार्ल यूंग। तो कार्ल यूंग ने क्या बात की, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। फिर बात आती है टाइप ए बी सी डी। देखिए लोगों की पर्सनालिटी को देखो तो यहाँ पे 4 टाइप्स में देखा जाता है, जिसमें सबसे पहले बात आती है टाइप ए एंड टाइप बी की, जिसे फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने दिया था। देखिए अगर हम टाइप ए की बात करें तो टाइप ए पर्सनैलिटी है हाई अचीविंग एंड कॉम्पिटिटिव, टाइम अरेंसी एंड इम्पेशेंट, इसके साथ साथ एग्रेसिव एंड हॉस्टाइल, दे आर प्रोन टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट। यानी टाइप ए का मतलब है एक्टिव, ये भाई बिल्कुल हमेशा एक्टिव रहते हैं काम को लेकर के, चीजों को लेकर के और जल्दी जल्दी इसको खत्म करने वाले। फिर आती है बात टाइप बी पर्सनैलिटी की। टाइप बी वेरी काम, जैसे इसकी फोटो है, बड़ा शांत कि भाई बड़े रिलैक्स और इजी गोइंग होते हैं, पेशेंसफुल होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता है एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन टाइप ए। टाइप ए और टाइप बी के बाद में एक रिसर्चर थे मॉरिस, उन्होंने बात की टाइप सी पर्सनैलिटी की, जिसमें उन्होंने इमोशनल डिप्रेशन और हेल्थ रिस्क की बात की। टाइप सी में कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है, प्रोनेस टू कैंसर। अब प्रोनेस टू कैंसर का मतलब क्या, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा। हम थोड़ा सा इसमें अगर आगे बढ़े तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव बट अनअसर्टिव, पेशेंट, यानी कि ये अपने जो नेगेटिव इमोशन है उसे दबा कर रखते हैं। इन्हें गुस्सा तो आता है बट ये उसको दिखाते नहीं है, उसे अब मन में ही मन में
रखते हैं और इन्हीं वजहों से इनको बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे क्रोनिक स्ट्रेस हो सकती है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है और इंक्रीज कैंसर रिस्क, जिसके बारे में हमने सबसे पहले ही बात की थी। फिर आती है बात टाइप डी की। टाइप डी यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बड़ी ही डिस्ट्रेस और सोशली इनहिबिटेड होती है, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत जल्दी इजीली लोगों से दूर होकर के रहने की कोशिश करते हैं, बड़े जल्दी उदास हो जाते हैं, बड़े जल्दी पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं और अपनी एक जो कहते हैं ना होप, उसे भी लूज कर देते हैं। दे कम्स अंडर द टाइप डी पर्सनैलिटी। फिर यहाँ पर बात आएगी द ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। मतलब अभी तक हमने बात की टाइप पर्सनैलिटी, मतलब हमने लोगों को टाइप्स में डिवाइड किया। अब यहाँ बात आती है ट्रेट्स की, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी है वो ये बात करती है दैट अ ट्रेट इज कंसिडर्ड a relatively enduring or quality attribute or quality on which one individual differs from another. Traits are relatively stable over time and generally consistent across situation. कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम यहाँ इंसान को एक पूरे टाइप में चेंज नहीं कर में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों में। हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो कि किसी और में भी मिल पाए, लेकिन मेरी बॉडी शेप उससे अलग हो सकती है, मेरा जो दिखने का तरीका है, जो मेरे काम करने का तरीका उससे अलग हो सकता है, लेकिन हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। अब यहाँ पर इसके 3 पॉइंटर्स इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी ओवर टाइम, यानी कि हमारे जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स में स्टेबिलिटी रहती है अक्रॉस द सिचुएशन। कंसिस्टेंसी अक्रॉस सिचुएशन, बिहेवियर पैटर्न रिमेन सेम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फिर बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी कि जो हमारे ट्रेड्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आगे लेकर चलते हैं और हमें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। जब हम ट्रेट अप्रोचेस की बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है गॉर्डन ऑलपोर्ट का। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने जब ट्रेट अप्रोच दी तो उन्होंने इसमें हायरार्किकल लेवल दिया। उन्होंने इसमें 3 ट्रेट्स बताए जो कि हैं कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। देखिए कार्डिनल ट्रेट्स का मतलब ये एक ऐसा डोमिनेंट ट्रेट जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को गवर्न करता है। कहने का मतलब ये, अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई ये तो गांधीवादी है, द पर्सन एडमायर्स गांधी, तो गांधी की जो एक कोर बिलीफ था वो था अहिंसा का। यानी कि अगर आज की डेट में कोई अहिंसा की बात करे तो हम कहेंगे अरे बड़ा गांधी वाली बात कर रहा है। तो ये कार्डिनल ट्रेट्स। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दिया है इन्होंने, मदर टेरेसा लाइक एल्ट्रिज्म, यानी कि एल्ट्रिज्म क्या होता है, एक हेल्पिंग नेचर। तो मदर टेरेसा का जो एक लाइफ थी वो पूरी की पूरी लोगों की हेल्प करने पे थी। तो आज के डेट में अगर कोई किसी की हेल्प करने की कोशिश करता है या दिखाता है कि मेरा हेल्पिंग बिहेवियर है, तो हम उसे मदर टेरेसा वाले ट्रेड्स के साथ देखते हैं। फिर एक आता है सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड का मतलब होता है ऐसे ट्रेड्स जो कि बहुत ज्यादा हमारी पूरी पर्सनैलिटी को तो नहीं लेकर के आते हैं, लेकिन स्टिल वो हमारी एक कहीं ना कहीं कोर जो बिहेवियर है उसको दर्शाता है। यानी कि अगर मैं सिंसियर हूं तो मैं अपने काम के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति भी सिंसियर रहूंगा। वो मेरी बॉडी का एक मेरी पर्सनैलिटी का सेंट्रल पार्ट है। जैसे कि ऑनेस्ट, काइंड, डिपेंडेबल और शाई, ये हैं हमारे सेंट्रल ट्रेट्स। फिर आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स का मतलब है हमारे प्रेफरेंसेस, ये हमारी लाइकनेस और डिसलाइकनेस। जैसे कि मान लीजिए कि भाई मुझे जो है ना, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो सेकेंडरी ट्रेट्स में ये मेरी लाइकनेस और डिसलाइकनेस है कि मुझे इस प्रकार की चीजों में, एक्टिविटी में पार्ट लेना पसंद है। अब ये तो बात हुई गॉर्डन ऑलपोर्ट की। ये है गॉर्डन ऑलपोर्ट जिन्होंने ट्रेड थ्योरी दी और उन्होंने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स की बात की। फिर यहाँ बात आती है रेमंड कैटल। देखिए रेमंड कैटल एक बहुत ही स्पेशल नाम है पर्सनैलिटी में, क्योंकि इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी दी थी। उसमें 16 पीएफ यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर नाम का एक क्वेश्चनर भी दिया था पर्सनैलिटी को समझने के लिए। यहाँ पर जब उन्होंने पर्सनैलिटी को समझने की बात की तो इन्होंने फैक्टर एनालिसिस यूज किया और हमारे ट्रेड्स या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात की कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस की बात की जहां पर लोग इन्होंने कुछ ट्रेड्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा और फैक्टर एनालिसिस का यूज करके इस थ्योरी को डेवलप किया। फिर इन्होंने बात की यहाँ पर हमारे 2 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स। सरफेस ट्रेड्स जो हमें बड़ी इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं कि भाई दिखने में इंसान अच्छा है, गुस्से वाला है या खुश मिजाज है, कैसा है। लेकिन कुछ सोर्स ट्रेड्स होते हैं जिन्हें 16 फैक्टर्स में डिवाइड किया है और दे आर मोर लेस अंडरलाइंग ट्रेड्स। ठीक है, जैसे सरफेस तो हो गया बाहरी, सोर्स हो गया एक आंतरिक रूप के जो फैक्टर्स होते हैं हमारे या ट्रेड्स होते हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये 16 फैक्टर्स रेमंड कैटल ने बताए हैं और जब रेमंड कैटल की बात होगी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसका क्वेश्चनर भी इन्होंने दिया था। अब इसके बाद में बात आती है आइजेंक की। आइजेंक ने 2 डायमेंशनल पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, दूसरा एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन की बात उन्होंने की। देखिए जब न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि हम इमोशनल रूप से कितना बैलेंस्ड हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बड़ी जल्दी एंशियस हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मूडी हो जाते हैं या फिर
कोई ऐसा तो नहीं कि वो हर एक सिचुएशन में कामनेस को बैलेंस बना करके रखने की कोशिश करता है। ये न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी है। दूसरा है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन जो बड़ी जल्दी इजी लोगों से एक्टिवली लोगों से बात कर पाते हैं और अपनी थॉट्स को बता पाते हैं। दूसरा इंट्रोवर्जन कि भाई लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी चीजों को खुद तक रखने की कोशिश करते हैं और अपने मन में चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आइजेंक की, तो आइजेंक में दो पहले फीचर्स हैं, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, और दूसरा है एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। कुछ समय के बाद इन्होंने एक और चीज लाई जो कि है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी का मतलब ये है कि भाई जो इसमें हाई स्कोर करेगा व्यक्ति, वो जाएगा कि भाई एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म है उस वाली तरफ। यानी कहने का मतलब ये है, साइकोटिसिज्म का मतलब ये होता है कि भाई वो ना कहीं ना कहीं चीजों को खुद तक रखने की कोशिश करेगा। और जो सोशिएबिलिटी है, सोशिएबिलिटी मतलब कि अपने अंदर से उन चीजों को बाहर निकाल करके अपने थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को बाहर निकाल करके लोगों के साथ मिलने की कोशिश करेगा। तो ये है साइकोटिसिज्म का एक बेसिक डिफरेंस। एक बार बताता हूँ, साइकोटिसिज्म मतलब कि एक हॉस्टाइल, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि हो सकता है कि लोगों से थोड़ा सा कट कट के रहने की कोशिश करे, और सोशियबिलिटी मतलब लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करे। आइजेंक ने भी एक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर दिया था, उसे हम बोलते हैं आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, ईपीक्यू। तो रेमंड कैटल क्या था, 16 पीएफ, आइजेंक का है ईपीक्यू, आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, जो कि हमारे इंपैक्ट और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं दे आर मोर लेस कंसिस्टेंट एज पर द सिचुएशन। हो सकता है कि उसमें हल्के फुल्के चेंजेस आए, लेकिन अक्रॉस द सिचुएशन, ये अक्रॉस द कल्चर, ये हमारी पर्सनैलिटी को समझने को हेल्प करता है, आइजेंक पर्सनैलिटी थ्योरी एंड आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात आती है बिग 5 मॉडल की। देखिए सबसे पहली बात ये कि कोस्टा एंड मैक्रे ने एक यूनिवर्सल डायमेंशन दिया पर्सनैलिटी को समझने के लिए। नाम क्या है, कोस्टा एंड मैक्रे। इन्होंने क्या चीज दी, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, जिसे बिग 5 फैक्टर भी कहते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए ओशन, OCEAN। अब ओशन क्या है अभी देखते हैं। ओ फॉर ओपननेस, मतलब कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस, बड़े इमेजिनेटिव होंगे, क्यूरियस होंगे, क्रिएटिव होंगे और अनकन्वेंशनल होंगे, मतलब कुछ नई चीजों को भी अगर अप्लाई करना हो किसी प्रॉब्लम में तो वो कर सकते हैं इजीली। फिर आता है सी, मतलब कंसाइंसनेस, कंसाइंस टू एक्सपीरियंस, मतलब कि एक समझ, कैसी हमारी समझ है, डिसिप्लिन होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, लेकिन साथ ही साथ डिपेंडेबल भी होंगे। आप उनको जो डिपेंडेंसी है अपने ऊपर वो रखते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं और आप उनके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। फिर है एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन एक आउटगोइंग, सोशिएबल एंड एनर्जेटिक, असर्टिव टाइप है हमारी पर्सनैलिटी का, एक सॉरी नॉट टाइप बट ट्रेट। फिर आता है ए, मतलब एग्रीएबलनेस, दे आर मोर कोऑपरेटिव, काइंड, ट्रस्टिंग, एम्पैथेटिक। अब ये है कि यहाँ पर लोगों की बात नहीं हो रही है, टाइप की बात नहीं हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। न्यूरोटिसिज्म मतलब हम कितनी जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, क्या हम मूडी हैं या फिर हम इमोशनली अनस्टेबल हैं। कहने का मतलब ये है, मैं अगर आपको सिंपल मीनिंग में समझाऊं कि ओशन जो हमारे बिग 5 मॉडल है उसमें हम लोगों को 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं। ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस कैसा है, क्या ये लोगों की बात सुनता है, समझता है, या फिर अपनी अपनी आगे रखता है। दूसरा कंसाइंस, समझ कैसी है, क्या डिसिप्लिन में रहता है या फिर जो भी जैसा मान लेता है वैसे ही ये भी फॉलो करता है। एक्स्ट्रावर्जन, क्या खुद को लोगों के साथ मिक्स कर पाता है। एग्रीएबलनेस, क्या ऐसा है कि लोगों से एग्री कर पाए या फिर लोगों के प्रति एक कोऑपरेशन और काइंड बिहेवियर दिखा पाए। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंग्शियस बड़ी जल्दी हो जाता हो, मूडी बहुत हो या फिर इरिटेबल हो। ये तो इस प्रकार से जब हम पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं तो ये बिग 5 मॉडल या फिर ओशन मॉडल की बात करता है, कोस्टा एंड मैक्रे। ये है सिगमंड फ्रॉइड। ये लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट अप्रोच है इस वीडियो का, लेकिन इसे बड़े ध्यान से समझना है। सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक अप्रोच दी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसके 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब कि ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स या एक्शन जिनके प्रति हम अवेयर होते हैं। दूसरा प्री कॉन्शियस, मतलब कि अभी मैं अवेयर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा तो मैं अवेयर हो जाऊंगा। मतलब ऐसी मेंटल एक्टिविटी जो एक्सेसिबल है, अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे कि मान लो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या खाया, वो मेरे कॉन्शियसनेस में है। मैंने परसों क्या खाया था, अगर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, या 2 दिन पहले क्या खाया था, मैं अगर ये सोचूंगा तो मुझे उस पर अचानक से याद नहीं आएगा, हो सकता है, बट अगर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा तो हो जाएगा। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड इज डिफिकल्ट टू एक्सेस डायरेक्टली। इजीली हम बहुत सारी चीजों को याद नहीं कर पाते जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब मेंटल एक्टिविटी वी आर अनअवेयर हो सकता है हम भूल गए हों, हमारे सपनों में ऐसी चीजें याद आती हैं जो कि हमारे बचपन में हुई हो, लेकिन हम उसे डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर पाते उस इंफॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके बारे में इन्होंने बात की है। ये कौन है, सिगमंड फ्रॉइड। फिर सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक अप्रोच को समझाते हुए स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में बात की, इड, ईगो एंड सुपर ईगो की। जब हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करते हैं तो इड है हमारा ऐसा प्रिंसिपल या हमारा पर्सनालिटी का ऐसा पार्ट जो कि
प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि मैं वही काम करूंगा जिसमें मुझे मजा आ रहा है, चाहे उसमें उसका जो कंसिक्वेंस है जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर बात आती है ईगो की। ईगो ये वो वाला ईगो नहीं जिसके बारे में सब लोग सोचते हैं कि भाई ईगो ईगो में रहता है बड़ा, नहीं। ईगो का मतलब यहाँ पर है बैलेंस, एक समझ, हमारी कंसाइंस है वो। ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है ईगो। और सुपर ईगो है जो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो मतलब मोरालिटी की बात करेगा, ईगो रियलिटी की बात करेगा, और इड प्लेजर की बात करेगा। अब हम इसे थोड़ा सा आगे चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। दैट फ्रॉइड्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी टॉक्स अबाउट ईड ईगो एंड सुपर ईगो, जहां पर ईड जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात करेगा, ये मुझे अभी चीजें चाहिए। प्लेजर प्रिंसिपल पे बात करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये हमारे जो लाइफ इंस्टिंक्ट है और डेथ इंस्टिंक्ट है उस पे उसके थ्रू ही एनर्जाइज होता है। देखिए लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट क्या है, इसके बारे में हम कोर में फिर से बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको केवल ये समझना है कि इड है जो कि इंस्टिंक्ट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है। दूसरा प्राइमेटिव नीड्स है इसके अंदर में, सेक्सुअल एग्रेसिव इंपल्सेस बहुत ज्यादा होंगी, और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। जबकि हम बात करते हैं अगर ईगो की, तो ईगो हमारा इड और रियलिटी के बीच में काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और पेशेंट और रीजनेबल आइडियाज इसके अंदर होते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो हमारी ईगो में होती है। डिसीजन मेकिंग हमारी सुपर ईगो में भी होती है, लेकिन ये हमारी मोरालिटी के बेसिस पे काम करता है। कंसाइंस है जो मोरल बिहेवियर है समाज का, एथिक्स है सोसाइटी के, उसके बेसिस पर ये काम करता है। तो इड ईगो सुपर ईगो हम सब में होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या हम अपनी जो रियलिटी है उसको देख करके चलते हैं, या फिर हम मोरालिटी को ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा जो मुझे चाहिए। फिर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात यहाँ पर होती है। कुछ ऐसे एरियाज जो कि हमारी, या ऐसे स्ट्रेटेजीज हमारी एंजाइटी को कम करने में हेल्प करते हैं। जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारी एंजाइटी को कम करते हैं ऑब्वियसली। कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेस हैं और नॉर्मल और एडेप्टिव भी हैं। ये कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, चलिए देखते हैं। तो हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म: रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन। सबसे पहले रिप्रेशन, जब हम अपने ऐसी चीजें, ऐसी इमोशंस या आइडियाज को दबा देते हैं जो हमें हर्ट फील कराती है। यानी कि मान लीजिए कि मैं बचपन में मुझसे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई कि भाई मैं कहीं से गिर गया, या ऐसी कोई एम्बेरस सिचुएशन आई कि मैं मार्केट में चल रहा था और केले से फिसल गया, तो मैं रिप्रेशन कर रहा हूँ, अरे भाई वो बड़ी अजीब सिचुएशन थी, मुझे उसके बारे में याद ही नहीं करना, मैंने वो दबा दिया। प्रोजेक्शन होता है अपने थॉट्स को दूसरों पर डाल करके देखना। यानी कि मान लो कि भाई आपने सुना होगा कि भाई कई लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो वो अपने आप को उस पर प्रोजेक्ट करके देख रहा है कि भाई ये भी मेरी तरह अगर मेहनत करेगा तो ये डॉक्टर बन जाएगा। प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को। रियलिटी को हम जब डिस्टॉर्ट करके देखते हैं तो वो डिनायल होता है, मतलब डिनाई करते हैं लोग कि ये सच है, नहीं ये सच नहीं है, जो मैं मान रहा हूँ वही सही है। तो डिनायल में रहते हैं कई लोग। आप देख रहे हैं कि रियलिटी को बहुत कम ये लोग देखने की कोशिश करते हैं, डिनायल में रहते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन ये है, रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ या जैसा इससे मुझे लग रहा है, मैं उसके उलट व्यवहार करूँ। कि मान लो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं उसके सामने एक स्माइली फेस दिखा रहा हूँ। ये है रिएक्शन फॉर्मेशन। यहाँ पे एक और है जो कि है रेशनलाइजेशन, यानी कि चीजों को एक तर्क देने की कोशिश करना। मतलब मैं चल रहा हूँ और मैं गिर गया, अब मुझे अजीब तो लग रहा है, एंग्जाइटी लग रही है, तो मैं यहाँ पे रेशनलाइज कर रहा हूँ, अरे अरे वो कोई नहीं, वो तो चींटी मर गई, चींटी मर गई। या फिर अरे यहाँ तो ऐसी मैंने देखा नहीं इसलिए मैं गिर गया। ठीक है, रेशनलाइज कर रहा हूँ मैं चीजों को। फिर यहाँ पर बात आती है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो सिगमंड फ्रॉइड का काम बहुत यूनिक है और लेकिन बहुत डीप भी है, तो आपको सिगमंड फ्रॉइड को बड़े ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे जो है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि जो पर्सनैलिटी के 5 स्टेजेस हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओरल स्टेज, यानी कि जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं उस समय हमारे अंदर क्या चीजें डेवलप होती हैं। फिर आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में हमारे अंदर धीरे धीरे कंट्रोल आता है, जो कि टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान हम सीखते हैं। मतलब अगर हम वहां पर टॉयलेट ट्रेनिंग सीख गए, कंट्रोल सीख गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने वहां पर सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखा तो बड़े होकर के हम ऑर्डरनेस या फिर मैसीनेस में कंफ्यूज हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कंट्रोल है तो हम चीजों को ऑर्डर कर पाएंगे, हमारा कंट्रोल नहीं है तो बड़े मैसी चीजें हम रखेंगे, हमारे आसपास में मैसीनेस रहेगी। फिर आती है फैलिक स्टेज। फैलिक का मतलब एक जो अगर हम चीज देखें, फैलिक का एक लिटिल मीनिंग होता है पीनिस। ठीक है, ये हमारी सेक्सुअल स्टेज को दर्शाता है। मतलब कि जो हमारा सेक्सुअल अट्रैक्शन है शुरुआत में, ये उसकी बात करता है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है बट स्टिल यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक है इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक जो मेल बच्चा है वो अपनी मदर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रा यानी कि जो फीमेल बच्चा है वो अपने पेरेंट यानी कि अपने फादर के लिए अट्रैक्ट होता है। ये इसके अंदर चीजें हैं।
लेकिन इसका आउटकम ये हमें जेंडर आइडेंटिटी समझ में आती है बचपन से ही, जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में हम कोशिश करते हैं लोगों से मिलने की, अपने सोशल कनेक्शन बनाने की, जो अपना स्किल डेवलपमेंट है उसे करने की, यानी 7 साल से पुबर्टी तक की एज। फिर आती है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज यानी कि एडोलसेंस और एडल्टहुड, जिसमें हमारा जो मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप है, वो डेवलप होती है और साथ-साथ हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी डेवलप होती है। ये है जेनिटल स्टेज। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको जो पर्सनैलिटी के अप्रोचेस हैं, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसमें अभी अप्रोच रह गई हैं, बट स्टिल आपको फिलहाल इतनी समझनी है। और जो हमारी 4 अप्रोचेस रह गए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ, ताकि हम जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करें और नेक्स्ट चैप्टर पर चलें। आपको यदि यहाँ पे कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके आस-पास कोई ऐसे बच्चे हैं जो 12th क्लास में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।